जय हिंद जय भारत दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हमने जैसे कि पिछले वीडियो में पूरा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देखा है पटवारी के सिलेबस का। अब क्लास नंबर 1, पहला टॉपिक सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या होता है, मैं आपको एक एक सेंटेंस बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। इसको ध्यान से गौर से देखिएगा भी और सुनिएगा भी, ठीक है? तो अभी ये पहला टॉपिक शुरू होता है और वो टॉपिक क्या है दोस्तों? सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या है, यानी मैंने पहले लिखा हुआ है प्रश्न, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है पहले हम ये जाने। तो सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है? तो सेंटेंस में सेंटेंस को सभी को पता है कि वाक्य कहते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन वाक्य होता क्या है, सेंटेंस है क्या? देखिए, हम सबसे ज्यादा कोशिश ये करें कि जो जिन शब्दों का हमें अर्थ पता है ना, तो उसे हम इंग्लिश में ही प्रोनाउंस करें तो ज्यादा बेहतर है ना? हम उसी के बारे में सीधे उसी वर्ड को बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आए। और अगर किसी को इससे संबंधित कोई समस्या हो तो मुझे प्लीज कमेंट में लिखिए कि नहीं सर आप हिंदी भी बताइए, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस क्या होता है, मैंने एक प्रश्न लिखा है, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस है क्या? तो पहले जानना जरूरी है वाक्य क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह, यानी शब्दों का समूह, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। या फिर हम क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इस बात को आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेंटेंस आपको पहले पता था कि शब्दों का समूह उसे हम वाक्य कहते हैं, या शब्दों का समूह वो समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्य कहते हैं, यानी सेंटेंस कहते हैं। तो जो हमारी सही डेफिनेशन है ना दोस्तों, वो क्या है? हमारी सही डेफिनेशन हमारी ये है, मतलब शब्दों का समूह तो होना चाहिए, लेकिन क्या है कि उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं है तो वो क्या है? सेंटेंस नहीं है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहां पर क्या कहा जा रहा है? केवल और केवल शब्दों का समूह वो वाक्य है। तो उदाहरण देखते हैं। तो ये भी तो एक शब्द, दो शब्द, तीन, चार और पांच, यहां पर पांच शब्द है पहले वाक्य में। देखिए पांच शब्द है, राम श्याम स्कूल गो टू। राम श्याम स्कूल गो टू, ये शब्दों का समूह है इस परिभाषा के हिसाब से। राम श्याम स्कूल गो टू, इस परिभाषा के हिसाब से ये है। क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि ये परिभाषा होती ही नहीं, मतलब इसका अर्थ यह है कि ये वाक्य ही नहीं है। ये बात समझ में आई? और दूसरी बात देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका पूर्ण अर्थ हो, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। चलिए उदाहरण दूसरा देखते हैं। राम एंड श्याम, यानी राम और, एंड का मतलब हो गया और, श्याम, राम और श्याम गो मतलब जाना, टू स्कूल स्कूल जाते हैं। राम और श्याम गो टू स्कूल, राम और श्याम स्कूल जाते हैं। तो इसका अर्थ है, जी हां, ये एक इसका अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या है? वाक्य है। यानी शब्दों का समूह तो होना चाहिए दोस्तों, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि उसका पूर्ण अर्थ हो ना, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। इतनी बात समझ में आई? यानी आज के बाद से आप हमेशा क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, कि हमेशा ध्यान रखें कि समूह तो हो, किसका? शब्दों का समूह तो होना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ होना जरूरी है, वो भी पूर्ण अर्थ होना चाहिए, तभी जाकर वो वाक्य कहलाता है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? चलिए, तो इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। अब दूसरा हम लोगों को देखना है दोस्तों, क्या? हम लोगों को देखना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब यानी वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये चीज हम देखते हैं, ठीक है? तो 5 प्रकार के वाक्य होते हैं जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वो देख लीजिए। पहला है हमारा कौन सा? असर्टिव। दूसरा है इंपैरेटिव। तीसरा है इंटैरोगेटिव। चौथा है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा है ऑप्टेटिव। अब आप कहेंगे कि सर इनके हिंदी अर्थ, देखो मैं आपको हिंदी अर्थ से बेहतर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, और वो क्या है दोस्तों? समझना, ध्यान से समझना, कि हम हिंदी अर्थ तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन पहले हमें यह भी तो पता चले ना दोस्तों कि भाई वो है क्या।
अब आपको वहां इंग्लिश में ये तो दिया नहीं जाएगा कि आप इसका हिंदी अर्थ निकालें या फिर आप इसे समझ कितना पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि इसे समझना जरूरी है कि ये है क्या। तो ठीक है, तो यहां देखते हैं 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं हमारे। पहला है हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या, ये कौन सा वाक्य कहलाता है, ध्यान से सुनिएगा। तो असर्टिव वर्ड जो है ना दोस्त, ये जो असर्टिव वर्ड है ये किससे निकला हुआ है, असर्शन से। ये किससे निकला हुआ है, असर्शन से। कौन सा वर्ड, असर्टिव वर्ड, ये निकलता हुआ दिखा रहा हूं, ये देखिए। ठीक है, अब ये असर्शन से निकला है, लेकिन इसका असर्शन का मतलब क्या होता है दोस्त, दावा करना। क्या होता है, दावा करना। ठीक है, अब ये दावा करने का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। वो वाक्य जिसमें आपको किसी बात का दावा करते हुए बताया जाए। ठीक है, वो वाक्य जिसमें किसी वाक्य में दावा करते हुए बताया जाए। अब दावा कैसे हो सकता है दोस्तों, तो जैसे आप अपने भाई से या अपनी छोटे बहन से बात करते हैं, कोई भी बातचीत आप करते हैं और उस बातचीत में आपको समझ में आती है कि नहीं नहीं, वो ये बोलता है कि तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रही है, ये मैं कह रहा हूं कि तूने ऐसा किया है। तो ये जब आप बहस कर रहे हैं और उसमें अपनी बात को सत्य बता रहे हैं कि ये चीज सही है, तो वो क्या कर रहे हैं, आप असर्शन कर रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं। और आपका छोटा भाई या छोटी बहन या बड़ा भाई या बड़ी बहन जो है वो क्या कहती है कि तू बस अड़ा रहता है, जिद पे रहता है, अड़ जा तू। तो जब ये अड़ना, दैट मीन कि ये दावा है, तो इसे आप कहते हैं असर्शन। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जो जिसमें दावा किया जाता हो, तो असर्टिव यानी जिसमें क्या किया जाता हो दोस्तों, दावा किया जाता हो। दूसरा है दोस्तों डिक्लेरेटिव, यानी ये डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, ये डिक्लेरेशन वर्ड से निकला हुआ है। कौन से शब्द से निकला है, डिक्लेरेशन। कौन सा वर्ड, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेटिव वर्ड जो है ये डिक्लेरेशन से निकला हुआ है। अब जो ये डिक्लेरेशन से निकला हुआ है, तो ये डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, तो डिक्लेरेशन का मतलब होता है दोस्त कथन। कथन यानी जो आप बातें कहते हैं ना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, जो बातें आप कहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कथन होते हैं। जो भी आप बातें करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, असर्शन का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि दावा करना। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिसमें आप क्या करते हैं, दावा कर जाते हैं, भाई अड़ जाते हैं कि ये चीज है तो है। ठीक है, तो असर्शन यानी असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें कथन होता है। क्या होता है दोस्तों, कथन होता है। अब ये कथन क्या, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपको एक मुद्दा दिया, एक बात, जो एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपने अपनी बात रखी। ठीक है, तो क्या होता है, वो होता है हमारा कथन। यानी इसे अंग्रेजी में दूसरे शब्द में कहा जाता है दोस्तों स्टेटमेंट। क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट। ये वर्ड आपने सुना जरूर होगा। इसे अन्य शब्द में क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट भी कहा जाता है। स्टेटमेंट यानी कथन। क्या कहा जाता है, कथन। मतलब आप अपनी बात किसी मुद्दे पर रखते हैं, किसी भी टॉपिक पर आप अपनी बातें कहते हैं, उसको अंग्रेजी में स्टेटमेंट और हिंदी में कथन कहा जाता है। और ये कथन है, इसको कहा जाता है डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन यानी डिक्लेरेटिव। बात समझ में आई। तो अब इससे क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों, कि ऐसा वाक्य जिसमें क्या क्या हो, या तो दावा हो या कथन हो, ऐसे वाक्यों को असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, ऐसे वाक्यों को कहा जाता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये चीज क्लियर है दोस्तों, ठीक है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं, वो ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले के एग्जाम्पल है दोस्तों असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। क्या होगा, जैसे आप किसी चीज पर दावा करते हैं। मैं बोलता हूं कि राधा हमेशा पहली सीट पर बैठती है। ये मैं दावा दे रहा हूं, दावा कर रहा हूं क्योंकि मैं उसे रोज देखता हूं कि राधा जो है, एक मान लीजिए एक कन्या है, एक लड़की है, और वो कहां बैठती है, पहली सीट पर बैठती है। तो क्या है दोस्तों, समझिए। और ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव के सेंटेंस के एग्जाम्पल है। तो जो राधा है, राधा हमेशा, ऑलवेज
बैठती है कहां? सीट्स, राधा ऑलवेज सिट्स द फर्स्ट बेंच। फर्स्ट बेंच, कौन सी बेंच पर? पहली बेंच में बैठती, सिट्स ऑन द फर्स्ट बेंच। क्लियर है? तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? दावा कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप अगर अपना कोई कथन देते हैं किसी बात पर, कि कोई भी चीज है, कोई भी टॉपिक हो, जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों कि आप कोविड के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि सभी को सतर्क रहना चाहिए और सभी को मास्क पहनना चाहिए, तो ये आपका स्टेटमेंट है, या आपकी तरफ से आप अपनी बातें कह रहे हैं। जब हम अपनी तरफ से कोई बात कहते हैं ना, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, यानी वो डिक्लेरेटिव होता है। क्लियर है? तो इसके लिए जैसे कि आप कहते हैं कि एवरीवन, सभी को, मस्ट वियर मास्क, यानी सभी को क्या करना चाहिए? एवरीवन मस्ट वियर मास्क, यानी कि सभी को मास्क पहनना चाहिए, जरूर पहनना चाहिए। तो ये क्या हो गया? आपका कथन हो गया। ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, इसे कहते हैं डिक्लेरेटिव। बात समझ में आई? आप इन उदाहरण को लिखते जाइएगा पॉज करके। ठीक है दोस्तों? तो अब मैं आगे चलता हूं, आगे देखते हैं। दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है दोस्तों? तो जो दूसरा हमारा सेंटेंस है वो है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंपैरेटिव सेंटेंस है। अब पहले तो हमारी क्या हो गई दोस्तों, भाई बहन के बीच में या दोनों बड़े भाई या छोटे भाइयों के बीच में कहासुनी हो जाती है, बहस हो जाती है। अब घर में अक्सर ये हुआ करता था कि जब छोटा या बड़ा भाई जब अकेले हुआ करते थे तो ये दोनों लड़ते ज्यादा थे। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, इस तरीके से क्या है, ये लड़ते ज्यादा थे। अब ऐसे में फायदा कौन उठाता था? बड़ा भाई या बड़ी बहन। अब सपोज कीजिए कि आपके घर में बड़े भाई या बड़ी बहन के दोस्त आते हैं और उन दोस्तों के बीच में आपके बड़े भाई या बड़ी बहन जो हैं वो क्या करते हैं? एक रोब झाड़ते हैं और वो क्या कहते हैं? चल जा जल्दी से क्या लेकर आ? पानी लेकर आ। क्या लेकर आ दोस्त? पानी लेकर आ। तो ये पानी लेकर आने को क्या कहते हैं दोस्त? आदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेश। यानी उन्होंने आपके ऊपर क्या दिया है? ऑर्डर दिया है। आपको उन्होंने क्या कर दिया भाई? ऑर्डर दिया है, जा पानी लेकर आ। क्लियर है? ये चीज क्या दिया हुआ है? पानी लेकर आ, ये चीज है। अब हमें समझना क्या है कि ये जो ऑर्डर है, और जो आपके जो छोटे भाई हैं या छोटी बहन है उसने सीधा इंकार कर दिया कि मुझे लेकर नहीं आना। क्या है? मुझे पानी लेकर नहीं आना है। तो उसने साफ, आपके चार दोस्त जो आए थे उनके सामने उसने साफ मना कर दिया। तो आपकी नाक कट गई। अब नाक कट गई तो आप क्या बोलते हैं दोस्त? कि अब ये आदेश था। अब आप किस पर पहुंच गए? विनती पर। क्यों पहुंच गए? क्योंकि इससे क्या हुआ? विनती पर कैसे पहुंच गए दोस्त? कि इससे यह हुआ है कि जो रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे जो चार दोस्त हैं, जो मेरे जो दोस्त आए हैं, अब उनके सामने मैंने आदेश तो दिया लेकिन वो खारिज हो गया। अब उनके सामने मेरी नाक कटेगी तो आपने अपने छोटे भाई से कहा प्लीज ला दे यार। तो जब ये प्लीज शब्द जुड़ गया ना तो उसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट। और ये दोनों कौन है? ये दोनों ही जिस वाक्य में आते हैं वो होते हैं हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? इंपैरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें आदेश हो और रिक्वेस्ट हो, यानी विनती हो, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे वाक्यों को कहते हैं हम लोग ऑर्डर और रिक्वेस्ट, यानी इंपैरेटिव सेंटेंस जिसमें आदेश भी हो और क्या हो दोस्तों? विनती भी हो। आदेश भी हो और विनती भी हो, ऐसे वाक्यों को कहते हैं हम इंपैरेटिव सेंटेंस। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, अब जो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है इसके एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि मैं कहता हूं, या आपके जो बड़े भाई है, आप जो बड़े भाई हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन है, उनके ऊपर आपने रोब झाड़ा था और क्या कहा था दोस्तों? कि जा पानी लेकर आ। गो एंड
ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका, ये जो जा और पानी लेकर आ, एक गिलास पानी लेकर आ, तो ये क्या हो गया आपका ऑर्डर। क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया है। समझ में आई ये बात, क्लियर है ये चीज। ठीक, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये तो हो गया आदेश, लेकिन दूसरा हमारा विनती भी तो है, हमारी दूसरी विनती भी तो है, रिक्वेस्ट भी तो है। और जब आपने अपने दोस्तों के सामने उसको, छोटे भाई को कहा कि जा पानी लेकर आओ, उसने तुरंत उनके सामने मना कर दिया, तो आपको शर्मिंदा होना पड़ा। तो आपने इशारे में कहा प्लीज लेकर आ। तो प्लीज शब्द जब लग गया है तो क्या बोला, काइंडली। काइंडली का अर्थ होता है कृपया, यानी प्लीज और काइंडली इन दोनों में से आप किसी एक को लगा सकते हैं। तो काइंडली ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये चीज समझ में आई। तो ये क्या हो गई हमारी दोस्तों, ये हो गई हमारी रिक्वेस्ट। क्लियर है। तो ऐसे वाक्य जिसमें आदेश हो और विनती हो, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे वाक्यों को हम इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आई होगी। पॉज करके इन उदाहरणों को लिख लीजिएगा। ठीक है, हम परिभाषा क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें परिभाषा नहीं पूछी जाएगी दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखें, मैं आपको ऐसे लेवल पर पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। तो हमेशा आपसे ध्यान क्या रखना है कि ऐसे वाक्य जिसमें आदेश और विनती हो वो हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें दावा किया जाता हो और आपको बताया जाए कि कथन भी हो, वो हमारे वाक्य कौन से होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं हमारे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दो प्रकार के वाक्य हम लोगों ने पढ़ लिए। अब तीसरा जो है दोस्तों वो कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक चिन्ह है दोस्तों, और वो क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब जब आपने, आपके बड़े भाई या छोटे भाई ने क्या है, इनकार कर दिया आपके दोस्तों के सामने, तो पहले तो आपने आदेश दिया था और वो आदेश किस में बदल गया था, विनती में। अब जब ये आदेश और विनती, और जैसे ही आपके जो दोस्त हैं वो चले गए, उसके बाद आपने अपने छोटे भाई या छोटी बहन से पूछा कि तूने जो है वो पानी लाकर क्यों नहीं दिया, मना क्यों किया। आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न तो पूछ रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछना किसमें आता है दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। किसमें आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य जिसमें आप प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि पहले तो आदेश दिया, फिर आपने क्या किया, उसको विनती की, क्योंकि चार लोगों के, चार दोस्तों के सामने आपको शर्म महसूस हुई, तो आपने धीरे से उसको इशारा किया प्लीज ला दे। तो ये हो गया हमारा विनती यानी रिक्वेस्ट। तो वो हो गया हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस। अब दोस्त जा चुके हैं, अब आप उनसे पूछ रहे हैं छोटे भाई से कि क्यों नहीं लाया पानी। तो ये क्यों नहीं लाया, ये हमारा कौन सा वाक्य है, इंटरोगेटिव। जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं ना दोस्तों, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए इसका, ये इंटरोगेटिव का है। तो ऐसे उदाहरण देख लीजिए, वाई डिड नॉट यू ब्रिंग a glass of water। और हमेशा ध्यान रखने, वाक्य के खत्म होने के बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, ये जरूरी है आपको। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया दोस्त, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और हर वाक्य के बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला, और वो कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारे तीन कंप्लीट हो गए। पहला हम लोगों ने देखा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंपैरेटिव सेंटेंस, और तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब चौथा हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी। जब आपने उससे प्रश्न पूछा अपने छोटे भाई से कि तूने पानी लाकर क्यों नहीं दिया, तो उसने ऐसा जवाब दे दिया कि आप क्या हो गए, एक्सक्लेम्ड हो गए। एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है, चौंकना। सडनली आप शॉक्ड हो गए कि क्या तूने केवल केवल और केवल इसलिए पानी लाकर नहीं दिया कि मैंने उस दिन तेरा ये काम नहीं किया। शॉक्ड, जब आप चौंक जाते हैं ना, दुख से या खुशी के कारण, दुख के कारण या खुशी के कारण, जब आप सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, चौंक जाते हैं ना, वो सेंटेंस कौन सा होता है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेम्ड यानी इसको कहा जाए जब आप चौंकते हैं।
क्या होते हैं दोस्तों? चौंकते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सरप्राइज होते हैं। सरप्राइज यानी चौंकना। सरप्राइज होते हैं किससे? या तो सौरों से या जॉय से। सर ये सौरों और जॉय का अर्थ क्या है? तो सौरों और जॉय का अर्थ है दोस्तों, सौरों का मतलब होता है दुख, या तो हमें कोई ऐसा दुख या ऐसी कोई बुरी चीज हम सुन लें जिसके कारण हमें दुख हो और हम एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। ठीक, या फिर जॉय यानी खुशी। हमें बहुत ज्यादा खुशी हो जाए, जैसे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए पटवारी में, जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर आप शॉक्ड हो जाओगे, तो आप क्या हो जाओगे? एक्सक्लेमेटरी। और इसका जो साइन होता है ना दोस्त, वो होता है उल्टा आई, ऐसा। ये जो आइडिया का जो उल्टा आई होता है ना, ऐसा। क्लियर है ये चीज? तो हमेशा ध्यान रखें। क्लियर है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप शॉक्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शॉक्ड हो जाते हैं, बिल्कुल चौंक जाते हैं। ठीक है, अब ये जो वाक्य है वो क्या होते हैं? एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या होगा ये देखिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे आपको बहुत प्यारी कोई गाड़ी लगी, तो व्हाट अ कार, इसके बाद ये साइन होना जरूरी है। क्या गाड़ी है? वो उस गाड़ी को देखकर आप शॉक्ड, सरप्राइज, खुश हो गए, मजा आ गया, तो व्हाट अ कार। इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप क्या होते हैं? सरप्राइज होते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस, लास्ट यानी फिफ्थ वन जो है हमारा, कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये वो सेंटेंस है जिसमें आप लोग क्या करते हैं? या तो किसी को कहते हैं दुआ, या फिर देते हैं बद्दुआ। ठीक है, दुआ यानी विश या प्रे, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या मांगते हैं कि आपकी चाहत हो, और बद्दुआ यानी कर्स। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखें ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो? दुआ हो और बद्दुआ हो। जैसे कि अब जब उसने बताया कि, और देखो सबसे पहले कहानी क्या थी, आपकी और आपके छोटे भाई की जो है वो लड़ाई हो गई, और दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी चीज को दावा कर रहे हैं और अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और फिर आपके दोस्त आते हैं और उन दोस्तों के सामने आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन को क्या कहते हैं कि जा एक गिलास पानी लेकर आ। आपने क्या किया दोस्त? आदेश दिया, और आदेश किस में आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। और उसने मना कर दिया, तो मना कर दिया तो आपको लगा बुरा, तो आपने उसको इशारे में कहा, रिक्वेस्ट की कि प्लीज ला दे। तो ये सेंटेंस जो आदेश और रिक्वेस्ट है वो किस में आते हैं दोस्तों? इंपेरेटिव सेंटेंस में। और जब ये आदेश और रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई और जब आपके दोस्त गए, तो आपने अपने छोटे भाई या छोटी बहन से प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न क्या था कि तूने पानी लाकर क्यों नहीं दिया। ये प्रश्न यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा कौन सा? इंटरोगेटिव। और जब उसने उत्तर दिया कि मैंने इसीलिए पानी नहीं लाकर दिया, यानी कि आप शॉक्ड हो गए कि इस वजह से तूने पानी लाकर नहीं दिया। और जब आप शॉक्ड हो जाते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ऑप्टेटिव, फिर दोनों भाई बहन के बीच में क्या हुई? बहस हुई, और दोनों ने एक दूसरे को कहा कि तू इस तरीके से काम करेगा तो तेरा कोई सिलेक्शन नहीं होना, ये है वो है। और जब ये दुआ बद्दुआ एक दूसरे के, ये तो केवल और केवल आपको समझाने के लिए। तो जब ये इस तरीके की बात हुई, तो दुआएं और बद्दुआएं किस में आती है दोस्तों? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। किस में आती हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे उसमें आपने देखा होगा कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छे, मतलब लंबा जिए, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्य होते हैं हमारे ऑप्टेटिव। तो आज दोस्तों सेंटेंस में हम लोगों ने देखा है 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला असर्टिव और डिक्लेरेटिव, जिसमें कथन या दावा किया जाता हो। दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आदेश और विनती हो। तीसरा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि क्या होता है दोस्त? प्रश्नवाचक हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें आप शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं खुशी के कारण या फिर आप दुख के कारण।
और ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें आप क्या करते हैं दोस्तों, दुआएं या बद्दुआएं देते हैं, ठीक है, या मिलती है, वो हमारे वाक्य कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ये चीज आपको आई थिंक समझ में आई होगी। और सबसे लास्ट एक चीज और समझ लीजिए, तो ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। और ये टॉपिक क्या है दोस्तों, इसमें आपको मैं एक चीज क्लियर बता देता हूं। यहां हेडिंग, नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा और उसमें ये जरूर लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस क्या है, यानी वर्गीकरण। ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस वो होता है जिसमें आप क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि ये जो 5 प्रकार के वाक्य तो हैं, लेकिन इनको 2 प्रकार से बनाया जा सकता है हर एक को। और वो कौन कौन से दोस्त, एक तो होता है हमारा अफर्मेटिव, एक क्या होता है हमारा अफर्मेटिव, और एक होता है हमारा नेगेटिव। और ये अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, तो वो देखिए, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, मतलब ऐसे वाक्य जो सकारात्मक हो, और नेगेटिव यानी नकारात्मक। बात समझ में आई। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव को पहचानेंगे कैसे, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पहचाना कैसे जाए, तो हमेशा ध्यान रखें कि जिसमें नो हो, नॉट हो, नेवर हो, यानी ना वाले शब्द हों। कौन से वाले शब्द हों, ना वाले शब्द हों, वो आपके कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। वहीं जिसमें आपको दिया जाए यस, या फिर जिसमें नॉट ना हो, वो हमारे कौन से होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हमेशा ध्यान रखें। अब अच्छा मुझे बताइए कि क्या मैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव और नेगेटिव बना सकता हूं कि नहीं, आप मुझे बताइएगा। क्या मैं इंपेरेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव और नेगेटिव बना सकता हूं कि नहीं, आप मुझे बताइएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस को मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव बना सकता हूं कि नहीं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव, यानी पांचों को क्या मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव बना सकता हूं, ये मेरा आपसे प्रश्न है। और आज के लिए केवल इतना ही, और सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इसका आंसर मुझे इसका जो जवाब है मुझे जरूर कीजिएगा कमेंट करके। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।